नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस क्वेश्चन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के वीडियो में ये जानेंगे कि अध्याय आम्ल, क्षारक एवं लवण से एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, आम्ल और क्षार क्या है? तो हम शुरुआत करेंगे परिभाषा से। सभी अम्ल घोल में H+ आयन देते हैं और सभी क्षारक OH- आयन देते हैं। कुछ अम्ल अधिक H+ आयन प्रदान करते हैं और उन्हें एक प्रबल अम्ल कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हम क्षार की बात करें तो उसी तरह अधिक OH- आयन का उत्पादन करने वाले क्षारक प्रबल होते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है? यहाँ पर हमने वीडियो में जाना था कि दैनिक जीवन में pH बहुत मायने रखता है। हम यहाँ पर उन सभी पॉइंट्स की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है, जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास्त यानी कि परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारा शरीर 7 से 7.8 pH परास्त के बीच कार्य करता है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर मिट्टी का pH ज़्यादा अच्छा नहीं होगा तो पौधों की उपज अच्छी नहीं होगी। आगे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा उदर है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। यहाँ आप चाहें तो ये बात भी लिख सकते हैं कि कई बार जो हमारा उदर होता है वो ज़्यादा अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे अपच की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मुंह के pH की बात करें तो मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। जानवरों के काटने में pH, जब वे डंक मारते हैं तो कई मधुमक्खियां और कीड़े एक अम्ल को इंजेक्ट करते हैं। अब क्योंकि अम्ल हमारे शरीर में इंजेक्ट होता है तो उससे हमें जलन होती है और इसीलिए हम इन कीड़ों से दूर रहते हैं। अगला और आखिरी पॉइंट है, वर्षा के जल की pH का मान। जब वर्षा के जल का pH का मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा के कारण होता क्या है कि जो वर्षा का पानी है वो नदियों में जाता है और उससे नदियों का pH भी बढ़ जाता है और उससे जो नदी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी जो जीवन है उस पे परेशानियां आ जाती हैं। आप चाहें तो ये बातें लिख सकते हैं अगर सवाल ज़्यादा नंबरों के लिए पूछा जाता है तो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलन का जल क्या है? तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि क्रिस्टलन का जल नमक के एक सूत्री इकाई में मौजूद पानी के अणुओं की निश्चित संख्या है। अब जैसा कि आप जानते हैं, क्रिस्टलन का जल अगर किसी नमक में यानी कि लवण में होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नमक या फिर लवण जो है वो गीला है। इसका बस ये मतलब है कि उसमें जो जल है वो उसकी क्रिस्टल बनाने में मदद कर रहा है। नम होने पर अधिकांश नमक के अणु रंगीन होते हैं, लेकिन गर्म करने पर रंगहीन हो जाते हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि पानी की वजह से उनमें रंग आते हैं। जब हम उन्हें गर्म करेंगे तो पानी वाष्पित हो जाएगा और जो रंग होगा वो चला जाएगा। इसके लिए हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जिसका सूत्र होता है CuSO4.5H2O, का रंग नीला होता है और गर्म करने पर यह सफ़ेद रंग का हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर सल्फेट के अंदर जो जल है वो वाष्पित हो जाता है और जल ना होने के कारण उसका रंग चला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार की सामान्य अभिक्रियाएं। अब यहाँ पर जितनी भी अभिक्रियाएं हमने पढ़ी थी उन सभी को लिखना है, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में किसी एक अभिक्रिया को पूछ लिया जाए, तो वहाँ पर आपको अभिक्रिया भी लिखनी है और साथ में उसका एक उदाहरण भी देना है।
तो पहली अभिक्रिया है अम्ल और धातु की। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। अगला है अम्ल जब धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। अम्ल जब क्षार, जिसके लिए हमने धातु हाइड्रोक्साइड भी लिखा है, ऐसा इसलिए क्योंकि धातु हाइड्रोक्साइड जो होता है वो भी क्षार होता है, तो हमें मिलता है लवण और जल। अम्ल जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें लवण और जल मिलता है। और अधातु ऑक्साइड जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें लवण और जल मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें सभी अभिक्रियाओं में लवण तो मिलता ही है और काफ़ी सारी अभिक्रिया में जल भी मिलता है। ये सारी अभिक्रियाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग बताएं। तो जो हमने वीडियो देखी थी वहाँ पर हमने इनके काफ़ी सारे उपयोग की बात करी थी। आप उनमें से कोई से भी दो उपयोग लिख सकते हैं। जैसे कि धोने के सोडे की बात करें तो धोने के सोडे का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज़ उद्योग में होता है। उसके अलावा जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बात करें बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है खाना बनाने के लिए। जहाँ पर हमें केक जैसी चीज़ें बनानी होती हैं, हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमक में भी किया जाता है। तो ये कुछ उदाहरण थे कि एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप इस तरीके के प्रश्नों का अभ्यास करते रहिएगा।